हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड पीवाईक्यू की, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ये सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी सीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीवाईक्यू का डिस्कशन करने के पहले ज्योग्राफी को आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरह से तैयार किया जाए, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी पढ़ने से दो काम होंगे। पहला, आपका बेसिक क्लियर होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एनसीईआरटी करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि प्रिपरेशन के दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब आपको एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए? तो 6 to 12 की एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा आईएमपी मानी जाती है, लेकिन उसमें भी 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी को ज़्यादा आईएमपी माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब ज्योग्राफी को आपके एग्ज़ाम में दो तरह से पूछा जाता है। पहला, इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें करंट अफेयर को भी ऐड करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे तो आपको उसके नोट्स बनाने होंगे, और इन नोट्स में आपको ज्योग्राफी का करंट अफेयर को ऐड करना होगा। तो ये जो बनेगा, ये आपका परफेक्ट नोट्स बनेगा और इसके बाहर से क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी तैयार करने के लिए आपको बिल्कुल 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, और उसमें भी आपको करंट अफेयर को ऐड करना होगा। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन कंडीशन बिल्कुल ऊपर वाली है, आपको बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करनी है। मतलब क्या हुआ कि आपको नोट्स बनाने हैं 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी के, और उसमें रिलेटेड सब्जेक्ट के करंट अफेयर को आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के आते हैं एग्जाम के अंदर। पहले वो क्वेश्चंस जो कंसेप्ट पर रहते हैं, दूसरे वो क्वेश्चंस जो फैक्ट पर रहते हैं। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और इसके नीचे 4 स्टेटमेंट वाइज ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हर स्टेटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं जिन लोगों ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है और जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। उन लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चंस। ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका पूछा जाने का तरीका कंसेप्ट वाले क्वेश्चन से एकदम अलग होता है। फैक्ट वाले क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ कि मान के चलिए कोई नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और नीचे यहाँ पर आपको 4 स्टेट के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको या तो इस नेशनल पार्क का पता होगा कि किस स्टेट में है, तो आप इसके आंसर को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे, या फिर आपको यहाँ पर दिए हुए चारों स्टेट के अंदर मौजूद नेशनल पार्क पता होना चाहिए। देखिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर को लाना इतना आसान भी नहीं होता है। जिन लोगों को आता है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या उनको इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उनका क्या, हमको सबका सोच के चलना है। जिसको आंसर आ रहा है उसके लिए अच्छा है, उसके लिए प्लस का साइन है और वो आराम से नंबर गेन करेगा। पर जिसको नहीं आता है उसके लिए क्या, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास यहाँ पर है। मैं आपके लिए आगे आने वाले स्लाइड में फैक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जिनसे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, एनडीए हो या यूपीएससी सीएससी आईएएस का एग्जाम क्यों ना हो। इन फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को इन्हीं तरह के टॉपिक्स में से पूछा जाता है, जिसको मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। अब देखिए, प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे फैक्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कंसेप्ट वाले रिलेटेड टॉपिक से प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। देखिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको हर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। उन नोट्स को आपको करंट अफेयर के साथ में ऐड कर देना है। मतलब क्या हुआ कि आपने नोट्स बनाए,
नोट्स में करंट अफेयर को ऐड किया और इनका आपने रिवीजन किया। रिवीजन आपको काउंट नहीं करना है कि यार मैंने एक बार रिवीजन कर लिया है, 2 बार कर लिया है या 3 बार कर लिया है। आपको मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन करना है, अपने एग्जाम तक रिवीजन करते रहना है, अच्छे से मॉक लगाने हैं, अच्छे से पीवाईक्यू लगाने हैं। तो ये बनता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपको ज्योग्राफी में अच्छे नंबर दिलाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फैक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इन्हीं टॉपिक से अक्सर फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया है आपको कि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है अपने एग्जाम के लिए। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, लेकिन नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिवर एंड लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ये CDS 2025 का क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हैं, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना आए। तो ये CDS 2025 का क्वेश्चन है, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पर क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन फैक्चुअल लगेगा, तो यहाँ पर ये देखिए टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा कि रिवर एंड लेक से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके CDS एग्जाम के अंदर आया है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब भी दिया होगा, पर ज़्यादातर बच्चों से ये क्वेश्चन छूट गया होगा या उनको इसका आंसर आता नहीं होगा और वो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट मान के अपने एग्जाम में छोड़ करके आ गए होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आने वाले CDS एग्जाम में, आने वाले CAPF एग्जाम में या आने वाले NDA UPSC IAS के एग्जाम में आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, इनको आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेशनल पार्क मान के चलिए कि आपको नेशनल पार्क टॉपिक को तैयार करना है, तो आपको जितने भी नेशनल पार्क है सारे इंडिया के कर लेंगे क्या आप? तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी को अपने एग्जाम के लिए याद कर लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये एक सही स्ट्रेटेजी भी नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, आपको वो नेशनल पार्क करना चाहिए। पहली बात तो करने इंडिया के ही नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपको वो नेशनल पार्क करने चाहिए जो करंट में रहे हों। अब करंट में कैसे नेशनल पार्क आप आइडेंटिफाई करोगे, या करंट का मान के चलिए कोई नेशनल पार्क करंट में नहीं है, फिर भी एग्जाम में नेशनल पार्क पूछ लिया गया, तो आप बोलोगे ये क्या बात हुई, करंट में तो था नहीं। तो देखो, करंट में कोई भी चीज़ हो सकती है। मान के चलिए कोई पर्टिकुलर स्टेट करंट में है, कोई राज्य करंट में है। राज्य किसी भी तरह से करंट में हो सकता है, या तो उसकी पॉलिटी के कारण करंट में हो सकता है, या तो उसकी इकोनॉमी के कारण करंट में हो सकता है। ठीक है, या फिर उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण करंट में हो सकता है। तो किसी भी वजह से कोई भी स्टेट करंट में हो सकती है। अगर कोई स्टेट करंट में है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की ज्योग्राफिकल वैल्यू पता होना चाहिए। अब ये ज्योग्राफिकल वैल्यू पता होना चाहिए, तो ज्योग्राफिकल वैल्यू है क्या? ये ज्योग्राफिकल वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए ये है क्या। यही तो सामने जो सारे टॉपिक्स लिखे हैं, ये हर स्टेट की ज्योग्राफिकल वैल्यू ही होते हैं। जो भी स्टेट करंट में है, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड उन स्टेट्स का टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो स्टेट करंट में है और उनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखिए, नेशनल पार्क आपको इंडिया के ही करने हैं, रिवर एंड लेक्स भी आपको इंडिया और इंडियन स्टेट्स के ही करने हैं, माउंटेन पीक्स एंड वॉल्केनिक आइलैंड ये आपको वर्ल्ड के करने हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब वर्ल्ड का वो पर्टिकुलर टॉपिक करंट में रहा हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैनल्स आप लोग कर सकते हैं, स्टेट्स कर सकते हैं। मान के चलिए 2 कंट्री वॉर में हैं और पर्टिकुलर वहाँ पर कोई एक ऐसी वाटर बॉडी है जिससे ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर वाटर बॉडी और उससे रिलेटेड जो कंट्री उससे बॉर्डर शेयर करती हैं, वो जगह IMP हो जाती है और वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, डैम एंड प्रोजेक्ट ये आपको बिल्कुल इंडिया के ही करने हैं और इंडियन स्टेट के ही करने हैं। ये IMP है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है नेबरिंग कंट्रीज। इससे लगातार आपके CAPF, CDS, NDA, UPSC, IAS में लगातार एक क्वेश्चन तो आता ही है। CAPF में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इससे जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए, ये CAPF 2024 का क्वेश्चन है। ये आपका बॉर्डर कंट्री से आया हुआ है, नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो,
इस पर्टिकुलर कंट्री से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं लैंडलॉक कंट्री से और सेकंड क्वेश्चन आते हैं वाटर बॉडीज से। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कंट्री का नाम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 कंट्री दी होगी, तो आपसे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला, इस पर्टिकुलर कंट्री ये जो कंट्री क्वेश्चन में दी हुई है, इस कंट्री से यहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है, या कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो सकती है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी हो सकती है और यहाँ पे 4 कंट्री के नाम दिए हो सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये CAPF 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि फैक्चुअल क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं और आप अपने एग्जाम में किन फैक्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ करके चले जाएं, जिससे आपके इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए और आप छोड़ के ना आओ। देखो, 1-2 क्वेश्चन से उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का एग्जाम एक क्वेश्चन से या कुछ नंबर से रह जाता है। तो जिनका एग्जाम पास होना कुछ नंबर से या कुछ क्वेश्चन से रह जा रहा है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जिन लोगों के बाकी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं लेकिन फैक्ट टॉपिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए ये टॉपिक्स, ये पर्टिकुलर स्लाइड काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब देखिए, मैंने आपको ज्योग्राफी की NCERT की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। मैंने आपसे ये कहा कि ज्योग्राफी की NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं अब आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी की NCERT किस तरह से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ये एक्चुअली में ओशन ए करंट का टॉपिक का क्वेश्चन है। ये आया कहाँ से है? ये आपकी 11th क्लास की NCERT से आया है। चैप्टर का नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर चैप्टर का नाम है। बुक जो है वो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी नाम की बुक है। आप अभी अपनी किताब को खोलिए और इस टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 11th क्लास की जो बुक है उसमें जो चैप्टर जो सामने आपको दिख रहा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है, अगर ओशन वाटर से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल वहीं से NCERT से आने वाला है। तो आप देरी ना करते हुए NCERT उठाइए और उसके नोट्स बना के तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन भी 2024 का क्वेश्चन है CAPF का। ये दोनों क्वेश्चन 2024 CAPF के हैं। ये भी डायरेक्ट NCERT से उठ करके आए हैं। ये मिनरल एंड रॉक नामक चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्लाइमेट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये दोनों भी NCERT के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये भी क्लास 11th NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी क्लास 11th NCERT का ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप NCERT को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अभी इन क्वेश्चंस में आप देख ही चुके हो, इन क्वेश्चंस में आप देख ही चुके हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस NCERT से बन करके आ रहे हैं। इसका मतलब NCERT आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको उसे उतना ही उसको महत्व देना है और उतने ही अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है, अब ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे मैंने आपको NCERT के बारे में बताया कि NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। अब NCERT के कुछ टॉपिक्स अच्छे इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं, अब उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्लास 11th के अंदर 2 बुक्स आती हैं, क्लास 12th के अंदर भी नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो पहली नंबर की बुक है, फर्स्ट नंबर की बुक है, जिसमें यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 का नाम है द अर्थ। ठीक है, अब ये जो यूनिट है द अर्थ, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं और इसमें से हर एक चैप्टर से हर साल UPSC के किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को जिससे आपको मोर क्लियरिटी दिखेगी। अब ये CAPF 2024 का क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ से आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका डायरेक्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, यहाँ पे और क्वेश्चंस देखेंगे आपको अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी इन चैप्टर्स के बारे में। ये CDS 2025 का क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी वेव के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये कहाँ से आया हुआ है? ये कहाँ से आया हुआ है? ये यहाँ से आया हुआ, इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ताकि आप इन्हें तैयार करने पर मजबूर हो जाएं। और जिनने अच्छे से तैयार कर लिए वो तो रिवीजन अच्छे से करने ही वाले हैं। ये 2025 का UPSC CAC का पेपर है और इसका एक क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ये डायरेक्टली पूछा गया है। कहाँ से आया हुआ है? ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट से आया हुआ है। द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से NDA में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, CDS में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, CAPF में भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि CAPF में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों चैप्टर जो आप सामने देख रहे हो, तीनों चैप्टर आपकी एग्जाम के लिए, चाहे UPSC का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CDS है, CAPF है, CISF भी है, UPSC CSC IAS है,
ठीक है, एनडीए है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तीनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं और आपको ये तीनों चैप्टर करने हैं, वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, इसकी कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है ना। अब देखो इसकी यूनिट नंबर 2 है, जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म से रिलेटेड इसके अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, सेकंड है लैंडफॉर्म देयर एवोल्यूशन और थर्ड है मिनरल एंड रॉक। तीनों चैप्टर से मैं आपको वापस कहूँगा, इन तीनों चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं आपकी यूपीएससी के एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाले क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 41, ये दोनों क्वेश्चन सीएपीएफ में आए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये ड्रमलाइन पर क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए रॉक साइकिल पर आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं? दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका लैंडफॉर्म एंड एवोल्यूशन से आया हुआ है और एक क्वेश्चन आपका मिनरल एंड रॉक सिस्टम से आया हुआ है। अब यहाँ पर जानने लायक बात, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मिनरल एंड रॉक जो ये चैप्टर है, ये आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपका न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी में है, इसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो ओल्ड एनसीईआरटी से ये चैप्टर को अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि इससे सीडीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इससे एनडीए में भी क्वेश्चन हर साल आते ही हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि 3 चैप्टर भी आपको आपकी एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 3, ये क्लाइमेट है। और आप सभी लोग जानते हैं क्लाइमेट आपकी एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है। हर साल चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता ही है। इसके बिना ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो बनते ही नहीं है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल मैं आपको देख करके बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, या क्वेश्चन नंबर ये सीडीएस 2025 का आया वो देखिए, 73 सीएपीएफ में आया है और सीडीएस 2025 में ये नीचे वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके तो ऑप्शन भी नहीं बदले हैं, ये जो आपको एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये भी नहीं बदले हैं। तो सीडीएस 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया कहाँ से है? वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया हुआ है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो सीएपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है वो इस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप साइक्लोन पढ़ते होंगे, ठीक है, वो टॉपिक भी यहीं से बन करके आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पर्टिकुलर यूनिट को भी बहुत अच्छे से करना है। याद रहे जितना भी मैंने अभी तक बताया उसमें आपको करंट अफेयर तो जोड़ना ही है, बिना करंट अफेयर के आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कंसेप्ट आप क्लियर करो, बेसिक आप क्लियर करो एनसीईआरटी पढ़ के, लेकिन करंट अफेयर को साथ में लेके चलो। आइए हम अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर बुक की ये आखिरी यूनिट है जो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि ये आईएमपी है, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट है इसका नाम है वाटर और इसमें 2 चैप्टर है, पहला है वाटर और दूसरा है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ये काफ़ी आईएमपी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं। देखिए यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन लगातार आते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर ये क्वेश्चन है, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, हाई टाइड वाला। कहाँ से आया हुआ है? ये यहाँ से आया हुआ है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया हुआ है। आप बुक खोलिए, आप बुक खोलेंगे आपको दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। बुक खोलिए, बुक खोलना सीखो, बुक खोल के आपको देखना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी को आपको खोल के ही देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी को आपको खोल के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं आपके एग्जाम के लिए। आपको लाइन बाय लाइन इनको पढ़ना होगा, आपको इनके नोट्स तैयार करने होंगे और इसमें करंट अफेयर को ऐड करना होगा, तब कहीं जा करके ये आपको उतनी हेल्प कर पाएंगी जितना आप पढ़ने के बाद डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 11th क्लास की दूसरी बुक के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में 2 किताबें हैं, तो एक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 11th क्लास की दूसरी बुक है। इसके अंदर मैंने 3 यूनिट्स को निकाला है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है इंडिया एंड लोकेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर से उतने क्वेश्चंस नहीं आते, पर कभी कभार इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आईएमपी तो है, एक बार तो पढ़ा ही जा सकता है। अब यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर आते हैं, लेकिन पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, फिर आपको ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना है। याद रखिए ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए ये एक आपका बेसिक तैयार कर देगा ताकि आप ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। दोनों ही चैप्टर आईएमपी, हम सभी जानते हैं कि ड्रेनेज पर मैंने आपको अभी सीएपीएफ का क्वेश्चन बताया, थोड़ी देर पहले सीडीएस का क्वेश्चन बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जो कि डायरेक्टली ड्रेनेज से आया हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 को देखिए, इसमें 3 चैप्टर हैं, क्लाइमेट, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन। देखो नेचुरल वेजिटेशन के क्वेश्चन होते हैं तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कुछ भी दे दिया, कोई ट्री का दे दिया और उसके नीचे उसका लोकेशन पूछ लिया, तो ये फैक्ट का माना जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कंसेप्ट बहुत है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स को भी करना है। इस बुक की ये 3 यूनिट है और इन 3 यूनिट को मिलाकर के टोटल आपके सामने 6 चैप्टर्स हैं, इनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी खत्म होती है, अब 12th क्लास की एनसीईआरटी की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th क्लास में 2 एनसीईआरटी हैं टोटल, ठीक है। 2 एनसीईआरटी में से ये पहली एनसीईआरटी है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी यूनिट नंबर 1 है ये, और इसके अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो 12th क्लास है ना, 12th क्लास आपकी 2 तरह से आईएमपी होती है।
ट्वेल्थ क्लास आपकी दो तरह से आईएमपी होती है। पहली आईएमपी होती है ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, जो कि आप लोग सबसे पहला पेपर नंबर 1 देंगे, और दूसरी आईएमपी होती है ये आपकी आंसर राइटिंग वाले पेपर के लिए, जिसमें आप लिखते हैं। जो दूसरा पेपर होता है सीएपीएफ के केस में पेपर 2 और यूपीएससी सीएससी आईएएस के लिए मेंस वाले के केस में, ठीक है। तो ये जो कुछ चैप्टर्स मैं ट्वेल्थ क्लास के आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक के लिए, ये दोनों पेपर्स के लिए आईएमपी और सबसे ज़्यादा ये आंसर राइटिंग वाले पेपर के लिए आईएमपी है। ये जो 3 चैप्टर आपको अपने सामने दिख रहे हैं, पॉपुलेशन, कंपोजिशन और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जो 3 चैप्टर दिख रहे हैं, ये तीनों चैप्टर आपके पेपर नंबर 2 के लिए आईएमपी हैं। ये पेपर नंबर 2 सीएपीएफ के केस में है, ठीक है ना। ये पेपर नंबर 2 सीएपीएफ के केस में है, तो सीएपीएफ के पेपर नंबर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होने वाली हैं, ठीक है। अब इसी की यूनिट नंबर 2 है, इसी की यूनिट नंबर 2 है। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के आप चैप्टर्स को देखिए। यहाँ पे ऊपर के जो ये 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके पेपर नंबर 1 के लिए आईएमपी होते हैं, ये पेपर नंबर 1 के लिए आईएमपी होते हैं। और नीचे के जो ये 2 चैप्टर हैं, ये आपके पेपर नंबर 2 के लिए आईएमपी है, ठीक है। इनमें से कुछ कंटेंट जो है वो पेपर नंबर 1 के लिए भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो टॉपिक्स हैं जो पेपर नंबर 2 के लिए ही आईएमपी होते हैं। ठीक से पढ़िएगा, काफ़ी आईएमपी है। प्राइमरी एक्टिविटी, टर्शरी और ये सेकेंडरी एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं आपके सीएपीएफ में। इवन यूपीएससी सीएससी आईएएस के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बन करके आते हैं। तो एक बार आप देखिए। अब यहाँ पर बुक नंबर 2, ये जो बुक है, ये बुक नंबर यहाँ पर 2 है, ठीक है। बुक नंबर 2 को हम ठीक से देखते हैं, इससे रिलेटेड हम टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 के अंदर एक ही चैप्टर है, ह्यूमन सेटलमेंट। ये जो चैप्टर है ये प्रॉपर तरीके से पेपर 2 के लिए है, आप इसको पेपर 2 के लिए पढ़ सकते हैं। अब यूनिट 3 को देखिए आप, इसके अंदर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है, ये पेपर नंबर 1 के लिए काम का है। वाटर रिसोर्सेज, ये पेपर नंबर 1 एंड 2 दोनों के लिए काम का है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 के लिए भी काम का है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल, ये प्रॉपर तरीके से पेपर नंबर 2 के लिए काम का है, ठीक है। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स आपके पेपर नंबर 2 के लिए काम के हैं। पर अक्सर देखा गया है कि एनडीए में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रहे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो 12th क्लास की एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं ना, वो ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो आपके पेपर नंबर 2 में काम आते हैं। पेपर नंबर 2 में कैसे काम आ जाते हैं? पेपर नंबर 2 में ऐसे काम आ जाते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको कंटेंट मिला। अब पेपर नंबर 2 जब आप देने के लिए बैठोगे तो वहाँ पर करंट अफेयर से ऐड करके आपके टॉपिक्स आते हैं, जिस पर आपको आंसर राइटिंग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट को ले सकते हो। मान के चलिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें वाटर रिसोर्सेज के कुछ कंटेंट की आपको आवश्यकता है, वो कंटेंट आपके दिमाग में इंस्टेंट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो बुक है, इसमें अगर आप वाटर रिसोर्सेज नाम के जो चैप्टर को पढ़ोगे तो हो सकता है आपको कुछ कंटेंट समझ में आए। तो यहाँ से कंटेंट आप ले सकते हो बड़े आसानी से। एनसीईआरटी आपके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करती है, आपका नंबर बहुत अच्छे से आगे मतलब कि इंक्रीज करवाती है। एनसीईआरटी कंटेंट आपको बहुत अच्छा बना के दे देगी। कई बार ये देखा गया है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइन में से उठ करके पेपर 2 सीएपीएफ के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसको पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है। चैप्टर को इसलिए नहीं छोड़ देना है कि आपके पेपर 1 के काम का नहीं है, वो चैप्टर हो सकता है कि आपके पेपर 2 के काम का हो। और कितना टाइम लगेगा? आधा 1 घंटा लगेगा, उसको पढ़ के साइड कर दो। तो इस तरह से 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसके मैं मोस्टली आईएमपी टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है। पेपर 2 के लिए आप किस तरह से अपने 12th क्लास की एनसीईआरटी से टॉपिक्स को छांट सकते हैं, कौन से टॉपिक 12th क्लास के जो कौन से टॉपिक हैं जो पेपर 2 के लिए आईएमपी रहेंगे और कौन से टॉपिक पेपर 1 के लिए आईएमपी रहेंगे, मैं वो भी आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ ज़्यादातर कंटेंट समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सीएपीएफ का जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है वो इस वीडियो से सॉल्व होती नज़र आ रही होगी। आप में से जितने लोगों ने अभी तक बताए हुए टॉपिक्स को पढ़ लिया है उनको ऑल द बेस्ट है, वो लोग अच्छे से रिवीजन करें। और जिन लोगों ने अभी तक इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दिया है वो बिल्कुल मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को एक बार एनसीईआरटी में जाकर के देखें। आपको आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।